बच्चों, एक्सपोर्ट फाइनेंस का फर्स्ट पार्ट प्री शिपमेंट फाइनेंस हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। एक्सपोर्टर्स के द्वारा गुड्स को शिप करने के बाद एक्सपोर्ट्स की जो पेमेंट मिलती है उस पेमेंट को मिलने में टाइम लग जाता है। एक्सपोर्टर के द्वारा गुड्स को शिप करने के बाद काफ़ी सारे जो खर्चे हैं वो किए जाते हैं, तो उन खर्चों को मीट करने के लिए एक्सपोर्टर को फंड्स की ज़रूरत होती है। तो बैंक्स के द्वारा एक्सपोर्टर को गुड्स को शिप करने के बाद जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो बैंक्स के द्वारा जो क्रेडिट फैसिलिटी एक्सपोर्टर को गुड्स को शिप करने के बाद प्रोवाइड की जाती है वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कहलाता है। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज प्रोवाइडेड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आफ्टर द एक्चुअल शिपमेंट ऑफ गुड्स। तो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। कब प्रोवाइड किया जाता है? आफ्टर द एक्चुअल शिपमेंट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्टर्स के द्वारा गुड्स को शिप करने के बाद जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अराइज होती हैं, तो उन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंदर आते हैं। It bridges the financial gap between the date of shipment and actual receipt of payment from overseas buyer। जो पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस है वो फाइनेंशियल गैप को फुलफिल करता है कब से कब तक? फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट एंड जब तक जो है एक्चुअल जो पेमेंट है वो इंपोर्टर से रिसीव नहीं हो जाती। तो इस ड्यूरेशन के बीच में जो फंड्स की ज़रूरत होती है, जो नीड होती है, उस नीड को फुलफिल करता है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। In other words, whereas the finance provided after shipment of goods is called post shipment finance। वो फंड्स जो बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं एक्सपोर्टर को गुड्स को शिप करने के बाद वो क्या कहलाते हैं? पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Credit facility extended to an exporter from date of shipment of goods till the realization of export proceeds is called post shipment credit। ये क्या कहता है? वो क्रेडिट फैसिलिटी जो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती है कब से? फ्रॉम डेट ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स। जिस डेट को एक्सपोर्टर्स ने गुड्स को शिप किया उस डेट से लेकर टिल द रिलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, जब तक उस एक्सपोर्ट्स की पेमेंट नहीं आ जाती। तो इस ड्यूरेशन के बीच में जिस डेट को गुड्स को शिप किया गया और जिस डेट को जो पेमेंट आएगी एक्सपोर्ट की, तो इस ड्यूरेशन के बीच में जो भी मतलब फंड्स की नीड अराइज होगी, तो उस नीड के लिए जो भी क्रेडिट फैसिलिटी बैंक्स के द्वारा एक्सपोर्टर को दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट या पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कहलाएगा। तो जैसे मान लो आज के दिन जो है गुड्स एक्सपोर्टर ने डिस्पैच की, मान लो उन गुड्स की जो पेमेंट आएगी वो आफ्टर 3 मंथ्स आती है। तो ये जो 3 मंथ्स की जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जो भी खर्चे किए जाएंगे, तो उन सभी खर्चों के लिए जो भी फंड्स बैंक्स के द्वारा एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे इन 3 मंथ्स के लिए, तो वो किसके अंदर आएगा? पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के अंदर आएगा। तो इसके बाद है इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस ऑफ फाइनेंस एट पोस्ट शिपमेंट स्टेज। भी जो फंड्स है बैंक्स के द्वारा पोस्ट शिपमेंट स्टेज पर एक्सपोर्टर को दिए जाते हैं वो किन किन एक्टिविटीज़ को मीट करने के लिए दिए जाते हैं, किन किन खर्चों को मतलब मीट करने के लिए दिए जाते हैं। तो फर्स्ट है टू पे टू एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर्स फॉर देयर सर्विसेज। ये मतलब एक्सपोर्टर के द्वारा जैसे एजेंट्स को पेमेंट करनी है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको पेमेंट करनी है, तो इन सभी पेमेंट्स के लिए भी एक्सपोर्टर को फंड्स की ज़रूरत होती है आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स। इसी तरह से अगर एक्सपोर्टर ने ओवरसीज़ मार्केट में कोई पब्लिसिटी की है या फिर एडवर्टीजमेंट की है, तो उस एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा आएगा वो भी एक्सपोर्टर कहाँ से करेगा? पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस से करेगा। इसी तरह से अगर मतलब पोर्ट अथॉरिटीज़ या फिर कोई कस्टम ड्यूटी पे की है या फिर जो कोई शिपिंग एजेंट्स हैं उनको पेमेंट की है, तो वो सारा खर्चा भी किससे मीट होगा? पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस से। इसी तरह से टू पे एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, पोर्ट चार्जेस या फिर कोई अदर टैक्स, इस तरह की अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की है एक्सपोर्टर ने या फिर कोई कस्टम ड्यूटी पे की है या फिर कोई टैक्स पे किया है गुड्स को शिप करने से रिगार्डिंग, तो वो सारा जो खर्चा है वो भी पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट में से पे किया जाएगा। इसके अलावा टू पे ECGC प्रीमियम फॉर इंश्योरिंग
कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क। तो मतलब एक्सपोर्टर के द्वारा जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को जो प्रीमियम दिया जाता है, मतलब एक्सपोर्टर ने जो इंश्योरेंस करवा रखा है, मतलब अगर कोई कमर्शियल या पॉलिटिकल जो रिस्क है वो अराइज होता है, उसकी वजह से अगर एक्सपोर्टर को कोई लॉस होता है तो उस इंश्योरेंस के लिए टाइम टू टाइम एक्सपोर्टर को जो है प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो जो भी प्रीमियम एक्सपोर्टर के द्वारा ईसीजीसी को पे किया जाता है, तो इस प्रीमियम की पेमेंट के लिए भी एक्सपोर्टर्स को फंड्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा है टू पे फॉर फ्रेट एंड अदर शिपिंग एक्सपेंसेस। अगर एक्सपोर्टर के द्वारा कोई मतलब फ्रेट चार्जेस या फिर अदर शिपिंग चार्जेस अगर पे करने पड़े हैं, तो इसके लिए भी एक्सपोर्टर को फंड्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर वो जो सामान है, जो गुड्स शिप की हैं, अगर वो मतलब मेराइन मतलब मीडियम के थ्रू जा रही हैं, मतलब समुद्री रास्ते से जा रही हैं, तो उनका इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। तो इस मेराइन इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया जा रहा है अगर एक्सपोर्टर के द्वारा, तो मेराइन इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट के लिए भी एक्सपोर्टर को फंड्स की जरूरत होती है। इसी तरह से टू मीट एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर एक्सपोर्टर के द्वारा कोई मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड की जा रही है इंपोर्टर को, तो वो भी खर्चा जो आएगा वो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट से जाएगा। इसी तरह से टू पे टूवर्ड्स सच एक्सपेंसेस रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। अगर एक्सपोर्टर्स के द्वारा मतलब एग्जीबिशंस या कोई ट्रेड फेयर्स लगाए जा रहे हैं और उनका जो सारा खर्चा है, उस खर्चे की पेमेंट के लिए भी एक्सपोर्टर को फंड्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो है फॉरेन कंट्रीज में मतलब स्टे करते हैं, मतलब गुड्स की मतलब एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग, तो वहाँ पर उनका जो स्टे का खर्चा आएगा वो भी एक्सपोर्टर को पे करना होगा। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो एक एक्सपोर्टर के द्वारा आफ्टर शिपमेंट किए जाते हैं। इन सभी खर्चों को पे करने के लिए एक्सपोर्टर को फंड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्सपोर्टर को जो पेमेंट मिलती है एक्सपोर्ट की, उसको मिलने में टाइम लग जाता है। तो इस ड्यूरेशन के बीच में एक्सपोर्टर को फंड्स की ज़रूरत होती है। तो बैंक क्या करती हैं, एक्सपोर्टर को गुड्स को शिप करने के बाद जो खर्चे किए जाते हैं, ये जो खर्चे किए जाते हैं, इन खर्चों को मीट करने के लिए बैंक्स एक्सपोर्टर को जो है क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्रेडिट जो एक एक्सपोर्टर को गुड्स को शिप करने के बाद इन सभी खर्चों को मीट करने के लिए प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट कहलाती है। इसके बाद है पर्सन्स एलिजिबल फॉर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। भी कौन कौन से एक्सपोर्टर्स हैं जिनको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट जो है प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तो वो एक्चुअल एक्सपोर्टर्स जिन्होंने मतलब एक्चुअल में गुड्स को शिप किया है, एक्चुअल में मतलब गुड्स को शिप किया है वो एक्सपोर्टर। इन एक्सपोर्टर्स को भी जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है वो दी जाती है। इसी तरह से वो एक्सपोर्टर्स जिनके नाम जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिन एक्सपोर्टर्स के नाम जो है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एक्सपोर्टर्स भी पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से सप्लायर ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट्स, वो सप्लायर ऑफ गुड्स जो मतलब गुड्स शिप करते हैं, डिस्पैच करते हैं इंटरमीडियरी मतलब एजेंट्स को, जो अपना मतलब गुड्स मतलब एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू एजेंट्स। तो ये जो सप्लायर्स हैं जो अपना मतलब गुड्स डिस्पैच करते हैं थ्रू इंटरमीडिएटर मर्चेंट डीलर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू या इंटरमीडिएटरी के थ्रू, तो ये सारे जो मतलब ये जो सप्लायर होंगे इनको भी जो है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है। तो ये 3 टाइप्स के एक्सपोर्टर्स हैं जिनको पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दी जाती है, जिनमें वो एक्सपोर्टर्स जिसने एक्चुअल में गुड्स को शिप किया है, सेकंड एक्सपोर्टर वो जिसके नाम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र किए गए हैं या फिर जिसके नाम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, थर्ड वो मतलब सप्लायर ऑफ गुड्स जो इनडायरेक्टली गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सप्लायर्स हैं ये क्या करते हैं, मतलब डायरेक्ट गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं करते, ये जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं वो किसी मतलब एजेंट्स के थ्रू या फिर मर्चेंट हाउस के थ्रू मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है ये भी एक मतलब डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है, मतलब एक्सपोर्ट माना जाता है। तो इन तीनों पार्टीज को जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है वो बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद है मॉडलिटीज ऑफ अलाउइंग पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस जो बैंक्स के द्वारा दिया जाता है वो किस बेस पर दिया जाता है, किस प्रूफ के बेस पर दिया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, बैंक्स जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं वो अगेंस्ट शिपिंग डॉक्यूमेंट्स करते हैं। मतलब एक्सपोर्टर के पास शिपिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए भी, एक्चुअल में उसने
उसने गुड्स को शिप किया है। तो उन शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पर जो बैंक्स हैं वो एक्सपोर्टर्स को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट देते हैं। एविडेंसिंग ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स मतलब एक्सपोर्टर के पास गुड्स को शिप करने का एविडेंस होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो इन प्रूफ के बिहाफ पर बैंक एक्सपोर्टर को पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट देते हैं। इसके बाद जो पीरियड ऑफ फाइनेंस होगा वो क्या होगा, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दी जाएगी। तो ये क्या कहते हैं, ये डिपेंड करता है भी एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी। जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दी जाएगी वो शॉर्ट टर्म के लिए दी जाएगी या फिर मीडियम टर्म के लिए होगी या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होगी। तो ये किस पे डिपेंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड होगा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच में हुआ है। सेकेंड है कैश एक्सपोर्ट के केस में जो मतलब फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो मैक्सिमम पीरियड इसके लिए होगा 180 डेज। ये जो 180 डेज डिसाइड किए गए हैं, ये डिसाइड किए गए हैं एज पर एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन के अनुसार। तो कैश एक्सपोर्ट के लिए मैक्सिमम जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोवाइड की जाएगी वो 180 दिन के लिए प्रोवाइड की जाएगी अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस। इसी तरह से डिमांड बिल के केस में जो एडवांस दिया जाएगा, जो क्रेडिट दी जाएगी वो दी जाएगी एनटीपी पीरियड के लिए, मतलब नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए, जो स्पेसिफाई किया गया है फिडाई के द्वारा। तो फिडाई की जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसके अनुसार जो मतलब नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड जो है रखा गया है। तो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए जो भी पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दी जाएगी वो होगी डिमांड बिल के केस में। तो ज़्यादातर फिडाई के अनुसार जो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है वो 25 मतलब डेज का होता है। इसके अलावा जिस कंट्री को गुड्स मतलब एक्सपोर्ट की जा रही हैं तो जो फिडाई के जो रूल्स हैं वो कंट्री के अनुसार भी जो डेज हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो नॉर्मल जो डेज हैं मतलब नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए वो 25 डेज हैं। तो डिमांड बिल के केस में जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दी जाती है एक्सपोर्टर को वो जो दी जाती है वो नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए दी जाती है। इसी तरह से यूएस बिल के केस में जो क्रेडिट प्रोवाइड की जाती है उसके लिए जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वो 365 डेज होते हैं। इसमें नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड भी शामिल होता है। इसके अलावा कोई ग्रेस पीरियड है तो वो भी इन्हीं डेज में शामिल होगा। तो इस तरह से पीरियड ऑफ फाइनेंस जो मतलब कितने टाइम के लिए जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एक्सपोर्टर को दी जाएगी वो वेरी करती है। ये डिपेंड करता है एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस पर। इसके अलावा कैश एक्सपोर्ट के केस में 180 डेज के लिए, इसी तरह से डिमांड बिल के केस में जो है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड के लिए, यूएस बिल के केस में मैक्सिमम 365 डेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट। इसके बाद है अमाउंट ऑफ फाइनेंस क्या होगा भी, मतलब कितनी अमाउंट जो है क्रेडिट के रूप में एक्सपोर्टर्स को दी जाएगी। तो ये क्या बताते हैं, ग्रांटेड टू एक्सटेंट ऑफ 100% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड। ये क्या कहता है, जितनी वैल्यू का जो गुड्स है एक्सपोर्ट की गई हैं उतनी फुल अमाउंट का जो क्रेडिट है वो बैंक्स के द्वारा एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा इसमें अमाउंट डिसाइड की गई है लोन्स अप टू 10 करोड़ जो है, अगर 10 करोड़ तक की जो क्रेडिट देनी है एक्सपोर्टर को तो वो जो क्रेडिट दी जाएगी वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा दी जाएगी और फर्दर जो एग्जिम बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को रीफाइनेंस करेगी। इसके अलावा अगर 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की मतलब क्रेडिट एक्सपोर्टर्स को देनी है तो ये जो दी जाएगी वो दी जाएगी एग्जिम बैंक के द्वारा। इसी तरह से अगर 50 करोड़ से अबव जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एक्सपोर्टर को देनी है तो उसके लिए एक क्लियरेंस जो है एक्सपोर्ट फाइनेंस के वर्किंग ग्रुप से लेनी होगी। और इस वर्किंग ग्रुप में जो मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होंगे वो किसके होंगे, एग्जिम बैंक के शामिल होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शामिल होंगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के शामिल होंगे एंड एक्सपोर्टर्स के जो बैंकर्स हैं वो भी शामिल होंगे। तो इन सभी इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर होंगे वो उस ग्रुप वर्किंग ग्रुप में मतलब शामिल होंगे। इन सभी मतलब इंस्टीट्यूशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो वर्किंग ग्रुप में शामिल होंगे और उस वर्किंग ग्रुप से जो है एक क्लियरेंस लेनी होगी। जब इस वर्किंग ग्रुप के द्वारा अगर मतलब परमिशन मिल जाती है तो ही जो 50 करोड़ से अबव का जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है वो एक्सपोर्टर को दिया जा सकता है। तो इस तरह से 3 टाइप्स का जो अमाउंट है मतलब 3 स्टेजेस में जो मतलब पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट एक्सपोर्टर को दी जाती है। मतलब अगर 10 करोड़ तक का लोन देना है तो वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा दिया जाएगा, अगर 10 to 50 करोड़ तक का है वो एक्सिम बैंक के द्वारा दिया जाएगा, अगर 50 करोड़ से अबव लेना है तो उसके लिए परमिशन लेनी जरूरी है मतलब एक्सपोर्ट फाइनेंस की वर्किंग ग्रुप से। इसके बाद है
पीरियड ऑफ क्रेडिट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दी जाएगी वो कितने पीरियड के लिए दी जाएगी और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज किया जाएगा उन बैंक्स के द्वारा। तो देखो, जो क्रेडिट दिया जाता है वो मतलब 3 तरीके से दिया जाता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस दिया जाता है, मीडियम टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है वो कमर्शियल बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और जनरली 90 डेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो लोअर होते हैं देन द नॉर्मल रेट। तो जो नॉर्मल रेट चल रहा है कमर्शियल बैंक्स का, उस नॉर्मल रेट से लोअर इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया जाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट पर कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। इसी तरह से मीडियम टर्म फाइनेंस जो मतलब प्रोवाइड किया जाता है एक्सपोर्टर को, ये कमर्शियल बैंक्स जो हैं एग्जिम बैंक के साथ मिलकर प्रोवाइड करती हैं एक्सपोर्टर्स को। ये जो प्रोवाइड किया जाता है वो 90 डेज से लेकर 5 ईयर्स के बीच में प्रोवाइड किया जाता है। इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं वो मतलब आरबीआई की डायरेक्शंस के अनुसार चार्ज किए जाते हैं। टाइम टू टाइम जैसे आरबीआई डायरेक्शंस देती है उसी के अनुसार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो मीडियम टर्म क्रेडिट पर बैंक्स के द्वारा चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद है लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये जो क्रेडिट दी जाती है वो एग्जिम बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और ये जो जब लॉन्ग टर्म क्रेडिट दी जाती है ज़्यादातर जो कैपिटल गुड्स हैं या जो ट्रंकी प्रोजेक्ट्स हैं, जो मतलब हैवी प्रोजेक्ट्स हैं या जो कैपिटल गुड्स हैं, उनके लिए प्रोवाइड की जाती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 ईयर टू 12 ईयर्स तक होता है। और इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एग्जिम बैंक के द्वारा, वो आरबीआई के द्वारा जो डायरेक्शंस दी जाती हैं उन डायरेक्शंस के अनुसार ही चार्ज किया जाता है। तो जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है वो तीनों रूप में प्रोवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रूप में भी और मीडियम टर्म क्रेडिट के रूप में भी और लॉन्ग टर्म क्रेडिट के रूप में भी। तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है वो कमर्शियल बैंक्स देते हैं, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो लोअर होता है देन नॉर्मल रेट। इसी तरह से जो मीडियम टर्म क्रेडिट होता है वो कमर्शियल बैंक एग्जिम बैंक के साथ मिलकर प्रोवाइड करती हैं। इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एज पर डायरेक्शंस ऑफ आरबीआई होता है। इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है वो एग्जिम बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, कैपिटल एंड ट्रंकी प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस पर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आरबीआई की डायरेक्शंस के अनुसार होता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर विच पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ऑफर्स। किस टाइप के एक्सपोर्ट्स के लिए जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है वो एक्सपोर्टर्स को दी जाती है। तो 3 टाइप्स के एक्सपोर्ट्स हैं, फिजिकल एक्सपोर्ट्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स एंड कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। तो इन तीनों एक्सपोर्ट्स के लिए जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है वो एक्सपोर्टर्स को दी जाती है। फर्स्ट है फिजिकल एक्सपोर्ट। तो इसमें जो मतलब फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए जो क्रेडिट दी जाती है वो एक्चुअल एक्सपोर्टर्स को दी जाती है जिन्होंने एक्चुअल में गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, एक्चुअल में गुड्स को शिप किया है। और इन एक्चुअल एक्सपोर्टर्स के नाम भी जो मतलब ट्रेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होते हैं। तो जो फिजिकल एक्सपोर्ट के केस में भी जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है वो एक्चुअल एक्सपोर्टर्स को दी जाती है जिन्होंने एक्चुअल में गुड्स को शिप किया है, एक्चुअल में गुड्स को एक्सपोर्ट किया है। सेकंड जो है डीम्ड एक्सपोर्ट्स। डीम्ड एक्सपोर्ट में वो सभी जो सप्लायर जो क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है वो मतलब किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू मतलब एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब ये जो सप्लायर हैं वो अपना प्रोडक्ट जो है डेजिग्नेटेड एजेंसीज को डिस्पैच करते हैं और फर्दर वो जो डेजिग्नेटेड एजेंसीज हैं वो फर्दर उन प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्रीज में सेल करती हैं। तो इस तरह के सप्लायर जो गुड्स को एक्सपोर्ट करती हैं थ्रू डेजिग्नेटेड एजेंसीज, तो इन एक्सपोर्टर्स को, इन सप्लायर्स को भी मतलब पोस्ट शिपमेंट जो क्रेडिट है वो दी जाती है। तो ये जो सप्लायर गुड्स को डिस्पैच करती हैं डेजिग्नेटेड एजेंसीज के थ्रू, तो ये जो है डीम्ड एक्सपोर्टर्स माने जाते हैं और इन डीम्ड एक्सपोर्टर्स को भी जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट है वो दी जाती है। इसके बाद है कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। तो जो कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट जो एक्सपोर्ट्स हैं इनके लिए भी जो पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट दी जाती है। तो जो फाइनेंस एक्सटेंड किया जाता है वो मतलब ओवरसीज बायर के नेम एक्सटेंड किया जाता है, बट जो मनी डिसबर्स की जाती है वो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर को की जाती है। तो 3 टाइप्स हैं इन एक्सपोर्ट्स के लिए पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट बैंक्स के द्वारा दिया जाता है, फिजिकल एक्सपोर्ट के लिए, डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए, इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स एंड जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस।